हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो बात करते हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिएगा हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है 12 का जीव विज्ञान की बात करते हैं। क्लास अच्छा 12 की आपकी जो जीव विज्ञान की बात करते हैं 1 से 5 तक का चैप्टर। किस चैप्टर की बात करें, अगर चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर हम लोग किसमें 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक के जितने भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्लास 12th का 1 से लेकर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्लास में, हम लोग करने वाले हैं। बताओ सब लोग बढ़िया हो, अच्छे हो। और जो बच्चे हमारे डेली क्लासेस देखते हैं, जो डेली हमारे एनालाइज देखते हैं, जो हमारे क्लासेस का वेट करते हैं, उनको उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, तो मैं 1 से लेकर 5 तक चैप्टर वाइज कराऊंगी, इसमें बीच बीच में बताऊंगी भी ये पहले चैप्टर का है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे। ठीक है, तो इस क्लास में पूरे 5 चैप्टर करने वाले हैं। अगर एक बात और सुन लीजिए, अगर आप लोग के अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कोई तैयारी आपके एग्जाम बोर्ड के लिए नहीं हो पाया है, तो उसके लिए हमारा एक कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हमारा क्या है, एक कोर्स है और इस पे आप जाके ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई तैयारी नहीं हुआ है, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अगर आपने पढ़ा है लेकिन आपका रिवीजन नहीं हो पाया है, तो रिवीजन करने के लिए या फिर प्रिपरेशन करने के लिए आप आ सकते हो। इस पे पूरी बात करते हैं, 0 से लेकर पूरे 100, पूरे नीचे से लेकर पूरे आपको 1 पार्ट से लेकर पूरे पूरे फुल सिलेबस की बात करते हैं, सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको वरदान बैच 2.0 इसको ज्वाइन करना है, जाके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे ये जो है इस पे जाके ज्वाइन करना है, या फिर इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, या तो इस पे क्या कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और आके कैसे ज्वाइनिंग करना है, क्या करना है, ये सभी चीजें इस क्रैश कोर्स में आपको मिल जाए। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, थियरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी चीजें रहेगा आपको सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे डेली क्लासेस क्या क्या मिलेगा ये भी देखिए, तो आपको यहाँ पे डेली क्लासेस मिलेगा। ठीक है, डेली क्लासेस मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, क्लास नोट्स जितने भी पढ़ाए जाएंगे वो सभी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। सारे क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे, या फिर जितने भी आपके PYP क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, या फिर जितने भी क्लासेस चलेगा सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट के यहाँ पे 2-2 टीचर भी पढ़ाने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट के यहाँ पे 2-2 टीचर यहाँ पे पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। ओके ओके, तो आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए सभी सब्जेक्ट के आपके 2-2 टीचर मिलेंगे, सब लोग मिल के आपके सारे कोर्स वगैरह फिनिश करने वाले हैं। तो क्लियर है आप लोग, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। ठीक है, आज का हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपका पहला चैप्टर से है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है, जो जीवों में जनन है, ये आपका पहले चैप्टर से है। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, पहले चैप्टर से स्टार्ट ही करते हैं। तो हमारा जो पहला है क्या है, वो इसमें क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर भी दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर दोनों साथ साथ में करते चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर भी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो इसकी बात करते हैं, द्विखंडन की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कि मान लो अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है, हमको पता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ये इसके आधे शरीर से बराबर से बड़ा होता है। ठीक है, आधे शरीर के ज्यादा इसका बड़ा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब लगभग पूरे बॉडी में इसकी न्यूक्लियस पाई जाती है।
तो इसको अगर हम लोग हजारों पार्टों में डिवाइड कर दे, ठीक है, इसको हम लोग हजारों, किसको, अगर हम लोग अमीबा को हजारों पार्टों में डिवाइड कर दे, अगर उसमें थोड़ा सा भी उसका न्यूक्लियस आ जाता है तो, ठीक है, जैसे कि इतने पार्ट में डिवाइड करें, अगर इतना पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट मान लिया कट किया, इतने में भी इतनी सी बस न्यूक्लियस आ जाए, ठीक, थोड़ा सा अगर न्यूक्लियस का पार्ट आ जाए, दूसरे कलर से कर देती हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसका इतनी से भी न्यूक्लियस का पार्ट आ जाए, थोड़ा सा भी न्यूक्लियस का पार्ट आ जाए, तो वो क्या करता है, एक नए अमीबा का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो द्विखंडन का मतलब यही है कि उसके बॉडी से क्या हुई, एक नया बात करें, वही उसकी एक मदर बॉडी होती है, उससे एक नया उसका सन बन जाए, एक नई बॉडी बन जाए, उसे हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। किसमें पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में आपका द्विखंडन पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले बताइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कि कायिक प्रवर्धन में क्या संबंध है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन से क्या संबंधित है, आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हाँ मैं सारे कराऊंगी, इससे आगे भी चैप्टर का कराऊंगी, लेकिन हाँ आपका इससे आपका भी फीडबैक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम आपके क्वेश्चन कराते रहें, आप कमेंट भी ना करें, ना क्लासेस शेयर करें, क्लासेस भी शेयर किया करिए, जो कि आपके जो फ्रेंड वगैरह हैं व्हाट्सएप पे सब जगह पे शेयर किया करिए, ठीक है, कि आपके सारे फ्रेंड वगैरह भी क्या करें, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे, अगर जिनको नहीं, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आती हूँ कि आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप एक बार चेक करना जब वो एग्जाम बोर्ड में, यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, इससे रिलेटेड मिलेंगे, इसके मेथड पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग होता है, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगी, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपका एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है क्या नहीं है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, चले आगे बताइए। तो आपका जो कायिक प्रवर्धन है तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है, इससे क्या संबंधित, तो बात करते हैं इससे अलैंगिक, ठीक है, क्या है ये, अलैंगिक, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संतति जनक एकल कोशिका द्वारा होता है तो तब यह क्या कहा जाता है, ठीक है, जैसे इसमें भी क्वेश्चन यही था, ध्यान सुनिएगा, इसके पहले वाले में भी था अलैंगिक, ध्यान से, अलैंगिक का मतलब या फिर कायिक प्रवर्धन का मतलब इतना ही बस होता है, एक बार यही से समझ लीजिए, मैं बता देती हूँ, देखो मान लो अगर ये प्लांट है, ठीक है, ये मान लो ये आपका प्लांट है, ठीक है, ऐसे ही बना दिया, अगर मान लो ये प्लांट है, ठीक है, अगर हम इसके बॉडी से, ठीक है, अच्छे से बना दो, चलो चलो लो ये प्लांट बना दिया, ठीक है, ये प्लांट बना दिया, अगर इसके बॉडी से अगर थोड़ा भी पार्ट कर करके क्या हमको उसका कल्चर संवर्धन कर दे, मतलब कायिक प्रवर्धन का मतलब यही होता है कि उसमें मेल और फीमेल मतलब अलग अलग बॉडी नहीं होता है कि मेल प्लांट अलग हो या फिर फीमेल प्लांट अलग हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं, कायिक प्रवर्धन का मतलब ये है कि उसके शरीर का कोई भी भाग से हम लोग नया प्लांट बना सकते हैं, उसको हम लोग कायिक प्रवर्धन करते हैं, ठीक है, मतलब उसके शरीर से, जो आपका प्लांट है तो उसके शरीर से, ठीक है, उसके शरीर के ठीक है, उसके शरीर के किसी भाग से एक नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, भाग से नया पौधा, ठीक है, नया पौधा का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। सेम इसके बाद इसे क्वेश्चन देखिएगा, जब संतति जनक एकल द्वारा हो, मैंने अभी बताया कि सिर्फ उसमें मदर मतलब सिर्फ मदर प्लांट हो, इसके पहले भी बताया कि उसमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत ना है, सब उसका जो प्राकृतिक मतलब जनक वाला जो प्लांट हो उसी एकल द्वारा क्या हो, तब यह क्या कहा जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है, यही चीज उसमें भी था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था, चेंज हो गया था, बस थोड़ा सा चेंज, अगर आपको पता होता अलैंगिक जनन यही क्या था, सिर्फ सिंगल होता है, उसमें मेल और फीमेल कुछ नहीं होता है, जैसे केला का प्लांट ले लो, केला में क्या है उसके बस उसके उसमें बीज तो बनता नहीं है ना, उसमें जड़ होता है कि उसके तना काट होता है, उसमें क्या होता है जो कड़िका निकलती है उसको काट के लगा दो और वो क्या होता है हो जाता है, गुलाब का फूल क्या है उसके डंठल काट करके लगा दो नया प्लांट बन जाता है, गुड़हल का पेड़ क्या है उसका डंठल काट के लगा दो नया प्लांट हमको मिल जाता है, ठीक है, तो वही बोला है कि उसके बॉडी का कोई पार्ट काट करके लगा दो तो हमको एक नया प्लांट मिल जाता है, ये होता है एक ठीक है, जनक एकल द्वारा नई संतति का फॉर्मेशन होता है, या तो कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्लियर है बात, यहाँ तक बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है,
अगला प्रश्न दिया है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। हमारे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, हमको पता है कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है। 46 आपका पूरा क्रोमोसोम होता है। लेकिन एक अगर युग्मक की बात करिए कितने, तो आपका 23 पेयर में होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूछा है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों, युग्मक का मतलब जोड़े में, ध्यान दीजिएगा। युग्मक जब यहाँ पे क्या बोला है, अगर युग्मक बोल देगा तो मतलब वो जोड़े में बोल रहा है, ठीक है। युग्मक का मतलब यही होता है कि आपका अगर स्पर्म है, ठीक है, यहाँ पे स्पर्म, इसकी संख्या क्या होती है, n होती है, और ये आपका ओवा, इसकी संख्या n होती है, ठीक है। अगर ये मिलके क्या बनते हैं, आपका जाइगोट होता है, मतलब युग्मक बनते हैं, जाइगोट बनता है युग्मक, तो इसकी संख्या क्या होती है, 2n होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें युग्मकों की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वहां पे 46 लगा दिया, मानो पढ़ा गुणसूत्र पूछ रहा है कितनी संख्या, तो 46 लगा के आ गए, तो ऐसा मत करिएगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा पूछ क्या रहा है। तो उसमें पूछ रहा है कि मानव में युग्मकों की संख्या में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो मतलब पेयर की बात कर रहे हैं, वहां पे जोड़े की बात कर रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बातें ध्यान दीजिएगा बिल्कुल प्रॉपर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा, जो अदरक होता है आदि जानते हैं ना, चाय में डाला जाता है, हर चीज में जो काढ़ा वगैरह होता है उसमें डाला जाता है। तो कभी आपने सोचा कि वो कैसे उसका होता है, कैसे वो उसका नया, उसमें तो बीज तो बनता नहीं है ना, बीज देखा है उसका कभी। तो उसमें बोल रहा है कि इसमें देखो कायिक प्रवर्धन, यहाँ भी फिर कायिक प्रवर्धन ला दिया। अभी मैंने इसका 3 क्वेश्चन पहले भी बताया था कायिक प्रवर्धन वाला, कि उसके बॉडी का पार्ट करके लगा देते हैं तो इससे क्या होता है नया। तो इसमें बोल रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, इसमें अदरक की बात करें। अदरक में देखो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कायिक प्रवर्धन सिर्फ एक ही होता है, उसमें बहुत प्रकार का होता है। तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, राइजोम द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है, ट्यूबर द्वारा होता है। आप पहले चैप्टर में पढ़ाई करोगे, पहला चैप्टर जब पढ़ोगे उसमें होगा कायिक प्रवर्धन आपका बहुत प्रकार से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका बस तना काट के लगा दिया हो गया, वो भी कायिक प्रवर्धन में आता है। अगर जड़ का बात करें वो भी कायिक प्रवर्धन में आता है। मतलब एक वर्ड में बोले तो उसके बॉडी का कोई भी हिस्सा क्या करते हैं, कट करके लगाते हैं, उससे एक नया प्लांट बनता है। तो वो सभी किस में आते हैं, आपके कायिक प्रवर्धन में ही आते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो बात करते हैं राइजोम में होता है, ठीक है। अगर गुलाब का पूछे, गुड़हल का, तो ये भी कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होता है। तो इतना ध्यान देना, कायिक प्रवर्धन आपका बहुत प्रकार का, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये बहुत टाइप का होता है, तना द्वारा, जड़ द्वारा, बल्ब द्वारा, ट्यूबर द्वारा, राइजोम द्वारा, ठीक है। तो इसमें बहुत प्रकार, तो अदरक का पूछा ये राइजोम के द्वारा होता है, इसमें भी कायिक प्रवर्धन ही होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही होता है। क्लियर है बातें, बताइए ये ज्यादा क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है। अगुणित का मतलब क्या है कि उसकी संख्या क्या सिंगल होती है, देखो ध्यान देना। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, उसकी संख्या क्या हो, सिंगल हो। अगर यहीं पे क्या पढ़े कि डिप्लॉइड मतलब गुणित पूछ दे तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है अगुणित, ठीक है। तो पूछा है कि निम्नांकित में से किसमें पादप का अगुणित होता है, तो इनमें से सभी में होता है। जो यहाँ पे दिया आपका शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इसमें से सभी में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। समझ में आ रही है बातें, बताइए इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को। अगला प्रश्न दिया है पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम नोटाटम क्या है, उत्पादित करता है, क्या उत्पादित करता है बताइए। मीटोस्पोर उत्पादित करता है, जूस्पोर या फिर मियोस्पोर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बात करते हैं डी वाला, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए और बी दोनों, मीटोस्पोर और जूस्पोर क्या है, दोनों आपका क्या है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। क्लियर है बातें यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, बताइए निम्न में से कौन सा द्विगुणित। अभी जिस इसके पहले मैंने बताया था, थोड़ा क्वेश्चन पहले जब क्रोमोसोम पढ़ाई थी ना अभी मनुष्य में, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो क्या बोला यहाँ से द्विगुणित, देखो ध्यान आ गया ना द्विगुणित। अभी मैंने अगुणित भी बताया। अगुणित का मतलब क्या बताया, इसकी संख्या क्या हो, n हो, ठीक है। अगर ये में द्विगुणित बताएगा,
इसकी संख्या क्या हो 2n हो, ठीक है, इसकी संख्या 2n हो। वही मैंने बताया था अभी युग्मनज जाइगोट वाला भी बताया था, ठीक है, युग्मनज का बताया था, इसकी संख्या क्या होती है 2n होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें यहाँ तक, बताओ क्लियर है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न दिया है मनुष्य मतलब पुरुष की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, मनुष्य में मेल और फीमेल सब आ जाएंगे, ठीक है, ट्रांसजेंडर भी आ जाएंगे। हम लोग ट्रांसजेंडर का नाम नहीं लेते, लेकिन ट्रांसजेंडर भी एक तरह के इंसान भी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं वो हमारे ही समाज के सब लोग, ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान रहते हैं वो भी रहते हैं। तो यहाँ पे बोले देखो 3 प्रकार के। अभी आज कुछ दिन पहले अगर न्यूज की बात हो तो न्यूज पेपर में भी सॉरी न्यूज में भी क्या है, जो ट्रांसजेंडर से बहुत जगह आप देखोगे, ठीक है, बहुत जगह आप देखोगे, बहुत सारे फॉर्म में देखोगे, जो फॉर्म अभी आप 12th पास आउट कर लोगे ना, 18 साल का हो जाएगा, कुछ फॉर्म आते हैं आपके पहले का भी आते हैं, लेकिन उसमें देखोगे ट्रांसजेंडर का नाम ही नहीं आता है, ठीक है, बस मेल फीमेल कर देते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर भी तो क्या, वो भी तो इंसान है। तो ये भी सरकार उसके लिए भी क्या कहते हैं बहुत सारे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक जो पायलट है उसका नाम तो मुझे भी याद नहीं है, तो उसमें क्या कहता है वो ट्रांसजेंडर था, ठीक है, तो उसमें मतलब उसमें मेल और फीमेल, तो उसमें भी क्या है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आप ट्रांसजेंडर तो क्या आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। कभी आपने सोचा है कि बस मेल फीमेल ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कोई भी जॉब हो तो सब मेल फीमेल ही कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं कर सकते? तो ऐसा कोई बात नहीं है, उस पर लिए भी अभी बहुत सारा डिबेट चल रहा है, ठीक है, अभी एक उस पर न्यूज भी आई थी, तो बात करते हैं। तो उस पर भी क्या है कि इसमें क्या बोला, फीमेल की बात, वैसे स्पेशली क्या कर रखा है, मेल की बात कर रखा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, अगर आपको कहीं वॉशरूम वगैरह देखोगे, कभी कहीं जाओगे रेलवे स्टेशन या फिर कहीं भी जाओगे, ठीक है, प्लेटफॉर्म वगैरह पर, वहां पे क्या होते हैं, मेल बाथरूम है फीमेल बाथरूम है, क्या ट्रांसजेंडर का नहीं है। कुछ दिन पहले क्या था, एक वहां पे बनाया गया था आपका, ठीक है, कि वहां पे भी क्या है, लेकिन उनका जो आपका लोगो, जैसे मेल का बात करो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, हाँ ये मेल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया फीमेल हो गया, ऐसे बना के रख देते हैं, ठीक है, इसमें आप समझ लेना कौन मेल है कौन फीमेल, ठीक है। तो क्या ट्रांसजेंडर इंसान नहीं होते, वो भी तो इंसान होते हैं ना, वो भी इंसान होते हैं। तो उनके लिए भी क्या सरकार, अगर आप अभी बड़े हो जाओगे ना फॉर्म फिल करोगे, लेकिन वहां पे देखोगे ना कुछ फॉर्म में होते हैं, कुछ में अब आ गए, लेकिन पहले क्या थे, पहले अब भी बहुत सारे ऐसे सारे फॉर्म होते हैं जहां पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन ही नहीं आता कि वहां पर ट्रांसजेंडर, विकलांग का आ जाएगा, हाँ ये विकलांग पैरालाइज है, थोड़े बहुत हैं, उनका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो क्या है, जो ट्रांसजेंडर आपको देखोगे हर जगह फॉर्म में क्या आता है, मेल आता है, मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है, यही आ जाता है ना, फीमेल हो ये आ जाता है, या तो विकलांग वाले में भी ऑप्शन विकलांग में तो मेल और फीमेल आओगे, ठीक है, या फिर नीचे कुछ और फॉर्म फॉर होगा, एक विकलांग वाला मतलब जो पैरालाइज है, वो तो जो विकलांग है किसी अंग से, तो उनके लिए भी आ जाता है, उनके लिए भी अक्षर मिट जाता है कि हाँ इतने हैं इतने हैं। लेकिन क्या ट्रांसजेंडर के लिए नहीं है, ट्रांसजेंडर के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए भी क्या होना चाहिए, होना चाहिए, वो भी इसको भी फॉर्म बनने का अधिकार है, सब कुछ है, ठीक है, बातें समझ रहे। यहाँ पे बस मैंने इसलिए थोड़ा सा बताया कि आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप अब आगे जाओगे तो क्या होगा, आपको भी चाहिए पढ़ा, मतलब आप वहां पे जाओगे, आप बहुत चीजें पढ़ाई करोगे, वहां पे फॉर्म में फिल करोगे, वहां पे देखोगे, क्योंकि आप अब क्या करोगे, इसके आगे आपका 18 साल का एज होगा, 12th पास आउट कर लोगे, उसके बाद बहुत सारी फॉर्म में फिल कर सकते हो आप, तो वहां पे ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन अब शायद आ जाए, ठीक है, अब शायद आ जाए इसके लिए। तो वही बोला कि यहाँ पे मनुष्य में लिखा है, यहाँ पे मनुष्य है, इसलिए मैंने वहां पे तीनों चीजों को बात, तीनों कैटेगरी की मैंने बात कर दी थी। लेकिन इसमें स्पेशली किसकी बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें किसकी बात कर रहा है, आपका मेल की बात कर रहा है। बोला गुणसूत्रों की संख्या होती है, अभी मैंने जस्ट बताया था इसके पहले कि युग्मक में 23 पेयर में होते हैं, ये तो पता है हमारा क्रोमोसोम गुणसूत्र, लेकिन वैसे क्या होते हैं 46 होते हैं, लेकिन पूछा क्या है मेल में। और हमको पता है कि मेल और फीमेल का जो 23वां जोड़े का गुणसूत्र होता है, ध्यान सुना, जो 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है वो फीमेल मेल का क्या होता है, XY होता है, ये किसका होता है, मेल का होता है। अगर वही फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो इसका क्या होता है, यक्स होता है, ठीक है, इसका यक्स होता है। तो इसमें आपको कहीं लग रहा है, यहाँ पे ये पुरुष का पूछा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि XY। और ये मत टिक करके आ जाना तुम लोग कि 46 भी लिखा है प्लस XY भी लिखा है, ठीक है, फिर से देख लो अच्छे से, नहीं तुम लोग पता चला कि गलत करके आ जाओ, देख लियो, ठीक है। देखो ये क्या दिया, अगर मान लो 46 आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि XY होता है, ठीक है, ये तो पता है XY मेल में होता है, ये पता है, लेकिन टिक करके मत आ जाना। क्यों नहीं आ जाओगे, क्योंकि देखो अगर 46 दिया है, ठीक है, तो मतलब क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया है, ओके, और 44 क्या हो जाएगा, 44 प्लस XY हो जाएगा, ठीक है। तो
ये जो होता है ये आपका क्या है 45 वाले स्थान का है, और ये जो है आपके 46 वाले स्थान का क्रोमोसोम है। तब मिला के क्या होता है, पूरा 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। बातें समझ में आई? तो ये हो जाता है। ये बातें क्लियर हो रखी? बताओ, ये बातें क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आया? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहीं ये गलती करके मत आना। मैं बार बार कहती हूँ, क्वेश्चन मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, हर क्लास में कहती हूँ, चाहे एप्लीकेशन पे लूँ, चाहे लाइव क्लास में, तो कुछ भी ऐप, चाहे जहां पे मैं क्लासरूम में बार बार क्वेश्चन जब कराती हूँ तो वहां पे मैं बार बार बोलती हूँ क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ा करो कि क्वेश्चन बोल क्या रहे, कहीं नहीं तो नहीं लिख दिया है, कहीं पे कुछ और पूछा है हम लोग, कहीं कुछ और लिख दे तो इसलिए। और एग्जाम में कह के आते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा से किया है, बहुत बढ़िया से पेपर दे के आया है, लेकिन रिजल्ट कैसा आया? अरे लेकिन पहले क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम उसका आंसर क्या लिख रहे हो। अगर तुम पढ़ाई अच्छे से करोगे ना, एग्जाम में पूरे धूमधाम से लिख के आओगे, ठीक है, मजा आ जाएगा लिख के। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा हो जाता है। अरे सब भी पास है, बहुत बच्चे तो बस कहो हाँ एग्जाम दे के आया, सब पास होते हैं, हम भी पास हो जाए, सबका पेपर गया मेरा भी पेपर, क्योंकि सब तो वही आने वाला है, कहीं अलग से थोड़ी ना आने वाला है, सब वही आने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से क्वेश्चन समझो, अच्छे से धूमधाम से पेपर छापो, अच्छे से घर पे आओ। ओके? क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम मैंने लिख के आया, अब पता चला खड़ूस कोई आ गया एग्जामिनर कॉपी चेक करने, और पता चला कि पूरा कट पीट के बस पासिंग मार्क्स देके आ गया, और कोई बहुत हृदय वाला इंसान है जो आपकी बात करे, बहुत अच्छे नंबर देना स्टार्ट करता है। तो ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं, कॉपी काफी अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन एग्जामिनर कैसा मिल जाए वो तो कभी कभी होता है ना, एग्जामिनर कैसा मिल जाए, कैसा कॉपी चेक कर दे, इसका पता भी तो नहीं चलता। और कुछ क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कॉपी जांचने वाला जो एग्जामिनर होता है काफी अच्छा हृदय का होता है, वो काफी बढ़िया बढ़िया अपने बच्चों की तरह समझ के कॉपी चेक करके दे देता है, बढ़िया बढ़िया नंबर देके, है ना। तो जब से ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जाम दे के आए और बहुत खुशियां मना ले, मिठाई वगैरह खा ले, मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, नहीं, थोड़ा सब्र करना सीखो, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करोगे, तब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक खुशियां ना मनाओ। बातें समझ में आई? तो पहली बात ये है, गांठ बांध लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कुछ समझो, उसके बाद उसका आंसर दो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न में चले। समझ में आया? अगर हाँ आपकी तो अगर एक बात और सुन लो, अगर कोई भी प्रिपरेशन वगैरह नहीं किया है, भाई कुछ भी तैयारी नहीं है, रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया है ढंग से, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वहां पे तुम्हारे स्क्रीन पे दिया जा रहा है नंबर, वहां पे कॉल कर सकते हो और पता कर सकते हो कैसे ज्वाइनिंग करना, क्या करना। अगर कुछ भी रिवीजन वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ साथ साथ में मेहनत भी करना, ऐसा नहीं है कि शरबत की तरह घोल दिया पिला दिया बस आ गए कि हाँ एडमिशन ले लिया हमको तो पास हो जाऊंगा, नहीं, मेहनत करना होगा तभी आना, पढ़ाई करनी होगी अच्छे से ढंग से, ठीक है, मन लगा के तभी आके तुम ज्वाइन करना, वैसे मत आना ज्वाइन कर लेना क्लास में आके पकाने के लिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा, अब लो कीट भक्षी पौधा आ गया, कीट भक्षी पौधा नाम सुना होगा, मतलब कीटों को खाने वाला। अब तक तो सुना था कि भोजन अपना जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से और पानी से, इस सबसे क्या वायुमंडल से नाइट्रोजन वगैरह लेके अपना भोजन बना लेते हैं बढ़िया सा, और फिर हम लोग उसको खा जाते हैं। लेकिन अब क्या सुन रखा हमने कि बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हो जाए जो कीटों को खाते हैं, ठीक है, जो कीट पतंगे होते हैं उनको खाकर अपना पेट पालन करते हैं, अपना उनको भोजन प्राप्त करते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट पाए जाते हैं दुनिया में जो क्या करते हैं, कीटों पे निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जब कीटें आती हैं बैठती, अगर मान लो ऐसे प्लांट है यहाँ पे ऐसे कीट आके उड़ के बैठ गए, ठीक है, और ये ऐसे उसको बंद कर लिया, पूरा चूस लेगा उसका रस, अंदर का जो रस होता है जैसे मान लो हम लोग गन्ना डालते हैं ना, गन्ना डालते हैं और एक दूसरे पूरा रस निकल को 10 एकदम पूरा खुज्जा आ जाता है ना, पूरी सूखी सूखी लकड़ियां निकल जाती है उसकी, तो उसी तरह है वो क्या है, मान लो पूरी जो उसका पत्ती है मशीन, मान लो उसमें कोई कीट पतंगा उड़ के बैठा और उसके बाद एकदम पूरा चूस लेगा, पूरी बॉडी का उसका रस निकाल लेगा, उसके बाद उसकी पूरी खुज्जा जो रहेगा उसकी बॉडी जो रहेगी सूखी ना, वो बाहर निकाल देता है। तो ऐसे भी कुछ होते हैं पेड़ पौधे। तो इसमें से कौन कौन सा पेड़ है ध्यान देना, तो इसमें से आपका एक ड्रोसेरा आ जाएगा और एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, नैप्थीज, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर है। ड्रोसेरा और नैप्थीज जो है ये आपका क्या है, कीट भक्षी पौधा कहलाता है, मतलब कीटों को खाने वाला पौधा है। ये दिमाग में निकाल देना कि सब पेड़ पौधे क्या करते हैं, बस सूर्य का प्रकाश लिया, पानी लिया, वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया, अपना खाना बना लिया ना, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं,
लेकिन हर जगह नहीं पाए जाते हैं। चलो, ये तो पता चला इंसानों को भी खा जाए, है ना। अगला प्रश्न देखना, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से उभयलिंगी प्राणी क्या है। अब देखो, उभयलिंगी का मतलब समझ लो, उभयलिंगी का मतलब मेल और फीमेल के दोनों पार्ट रहेंगे, ठीक है, मेल भी रहेगा और फीमेल भी, ठीक है, बीच का रहेगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमको पता है मुर्गी, हम लोग बहुत सारे इसमें नॉनवेज भी खाते होंगे ना, बहुत सारे बच्चे नॉनवेज वगैरह सब खाते होंगे, ठीक है, तो उसमें हमको पता है ये मुर्गी है मुर्गा है, तो ये होगा ही नहीं आंसर, ठीक है। मैंने जब बता दिया उभयलिंगी का मतलब मेल और फीमेल दोनों बॉडी एक ही में पाया जाता है, तब तो तुम्हारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल कट के निकल गया। बी वाला भी पता है, जो ऑप्शन नंबर सांप दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है, उसमें भी पता है कि मेल और फीमेल होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन कट के निकल गया। जब पता फटाफट क्या आएगा, धूमधाम से तुम तीनों ऑप्शन कट करके निकाल दोगे। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केचुआ। केचुआ देखा होगा ना, बरसात के पानी, जब बरसात आती है बहुत तेज केचुए वगैरह, या फिर खेतों में देखा होगा तो केचुए बहुत आ जाती हैं, ठीक है। और केचुआ क्या होती है, काफी अच्छा पाई जाती है, वो बोलते हैं ना पूरे खेतों में जो सोना होता है वो उगलने का कार्य करती है। केचुआ बहुत अच्छा होता है, क्यों खेतों में पाया जाता है, क्योंकि जो केचुआ होता है ना, पूरी जो मिट्टी होती है उसको एकदम क्या करता है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है ना पूरे, मतलब उसको मिट्टी को एकदम चाल देता है बढ़िया सा, एक तरह से बोलते हैं ना कि उसको क्या करता है, एकदम उपजाऊ बना देता है, ठीक है। और जिस खेत में केचुआ बहुत ज्यादा पाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा खाद पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें पैदावार जो होती है, उसको प्रोडक्शन होती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बातें क्लियर है। देखो, अगर जो मिट्टी में, ठीक है, जो मिट्टी में केचुआ पाया था वो कभी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं ना पूरा बंजर भूमि, बंजर भूमि में क्या है ना, पूरी कठोर कठोर मिट्टियां रहती हैं, उसमें ऑक्सीजन मात्रा पाई ही नहीं जाती है। लेकिन केचुआ जिस खेत में होता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, क्यों, पूरी मिट्टी को चाल देते, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो उससे वायुमंडल काफी आता, वो जो इसमें ऑक्सीजन है काफी ज्यादा, तो उससे क्या होती है, पैदावार काफी अच्छा होती है, ठीक है। उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, लेकिन आपको यहाँ पे बस समझने की इतनी जरूरत है। तो उभयलिंगी क्या होता है, उभयलिंगी प्राणी वो होते हैं जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल, मतलब आपका मेल और फीमेल बॉडी दोनों पाई जाती है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, बताओ। अरे कमेंट भी किया करो, शेयर भी किया करो, कि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। बस आते हो मैम यस गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मतलब जितना जब टाइम, हाँ एक बात और, जब तुम लोग जब देखा करो उस टाइम तक दे दिया करो प्रेजेंटिंग अपना, कि हाँ मैम इस टाइम देख रहे हैं। क्लियर इतनी बातें। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। एपोकार्पिक दिया है, बहुभ्रूणता दिया है, या फिर एंडोकार्पिक या फिर एंडोस्पर्मिक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लो। अगला प्रश्न है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्मिक हम लोग बोला जाता है कि इसको भ्रूणपोष वाले जो बीज होते हैं, जो सीड होता है, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी ज्यादा, किसमें पूरे 1 से लेके हम लोग कितने करने वाले, पूरे 5 चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो घबराना मत, पूरे अच्छे से कराऊंगी, समझा कराऊंगी, तो इसलिए थोड़ा तो वेट लगेगा, थोड़ा इंतजार करना, लेकिन आप पूरे पेशेंस बना के रखना, सारे समझा के रखूंगी, ठीक है। अगर समझोगे तो पूरे अच्छे से पूरे एकदम डिटेल तुमको एकदम समझ में आ जाएगा। अगर इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो भी तुम छाप सकते हो, लिख सकते हो, ओके। तो पौधे जो जली, ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या है, पौधे जो क्या करते हैं, जली वातावरण मतलब पानी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ओके। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसकी बात करें जो बबूल, बबूल क्या होता है, ये पानी में नहीं, हमको पता है जो बबूल होता है ये स्थलीय प्लांट होता है, स्थल में पाया जाता है। और ये क्या होता है, काफी बहुत वर्षीय पौधा होता है, जिसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बात करें जो आपका ये हाइड्रिला होता है, निलंबो है, ट्रापा है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, तुम्हारा जल में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमेशा ये जल में ही रहते हैं, जल के वातावरण में ही रहते हैं। लेकिन बबूल, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो होता है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा स्थलीय प्लांट है, ठीक है, स्थलीय, और तुम्हारा बात करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, स्थलीय प्लांट है, स्थलीय पादप है। और इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है, ये बहुत बहुवर्षीय प्लांट होता है, जिसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। युग्मक जो होते हैं समानता किस प्रकार के होते हैं, युग्मक की बात कराए
ठीक है, ध्यान देना, युग्मक की बात कर रहा है, युग्मक जनन की बात नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, ये हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, युग्मनज नहीं। ध्यान सुनो, दो चीज तुम लोग कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हारा युग्मक लिखा है ना कि युग्मनज लिखा है। युग्मनज तुम्हारे क्या होते हैं, 2n होते हैं, और ये तुम्हारा क्या होता है, n होते मान ली, ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है, 1 होती है, और इसकी संख्या जो युग्मनज जो जाइगोट होते हैं इसकी संख्या क्या होती है, तुम्हारा 2n होता है। तो युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं, तुम्हारे हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल होते हैं, सिर्फ एक होता है उसमें संख्या। बात है क्लियर इतनी, बताओ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, दिया है मादा जंतु जिसमें क्या है, मध्य चक्र पाया जाता है, ठीक है। मध्य चक्र बाद ऋतुस्राव नहीं थी तुम्हारा, क्या है, तो ये क्या है तुम्हारा, गाय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गाय जो होता है इसमें मध्य चक्र क्या होता है, पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा दे रखा है कि इमैकुलेशन किससे संबंधित है, ठीक है। इमैकुलेशन किससे संबंधित है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, बड़े पैमाने पे चयन, क्लोनिकल चयन, या फिर संकरण, या फिर शुद्ध। तो इसमें क्या है, इमैकुलेशन की बात करें तो इसका किससे हो जाएगा, संकरण से हो जाएगा, ठीक है, संकरण से हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द्विगुणित होते हैं, इसमें आप बता दो द्विगुणित, अभी मैंने बहुत चीज पे बता रखा है तो बता सकते हैं द्विगुणित। देखो यहाँ पे दिया तुम्हारा युग्मनज, ठीक है, क्या है तुम्हारा युग्मनज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि जो अंड होता है, जो अंडा होता है, ठीक है, अंड या तो इसको ओवा भी कहते हैं, इसकी संख्या क्या होती है तुम्हारा n होता है, और जो परागण होता है, जो पोलन ग्रेन होता है उसके भी n ही होता है, और ये भी दोनों होगा नहीं, तो आता तुम्हारा जाइगोट, युग्मनज जो है इसकी संख्या क्या होती है तुम्हारा 2 होता है, ठीक है, उसकी संख्या क्या होती है 2 होता है, 2n होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें जल परागण होता है, निम्न में से किसमें जल परागण होता है, तो इसकी बात करते हैं, जल परागण किसमें होता है, तो बात करते हैं हाइड्रिला में, ठीक है, क्या हाइड्रिला, क्योंकि जल कुंभी कमल और इसमें नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रिला हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्विगुणी संरचना है, तो ये बता सकते हो, द्विगुणी संरचना क्या हो जाएगा तुम्हारा युग्मनज है, ओके। चलिए ये समझ में आया, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पादपों में एम्फीबियन मतलब उभय स्थानी किससे, पादप की बात पूछ रहा है, उभय स्थानी, उभयचर मत बोल देना प्लांट एनिमल में, ठीक है। अगर यही एनिमल की पूछता, एनिमल की पूछता तो ये क्या हो जाता हमारा मेढक हो जाता, ठीक है, मेढक, ठीक है, मेढक हो जाता। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, पादप में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा, क्या हो जाएगा, ये ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, ठीक है। बातें क्लियर है, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया ना, पादप की प्लांट की बात पूछ रहा है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, अभी बताया उभयलिंगी नहीं है, देखो ध्यान दिया है नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, घरेलू मक्खी, ये क्या है, अभी मैंने बताया था उभयलिंगी क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, तो फीता कृमि, केचुआ, जोक, इसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट बॉडी पाए जाते हैं। लेकिन जो घरेलू मक्खी होते हैं उसमें मेल बॉडी अलग होता है, फीमेल बॉडी अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो इसकी बात करते हैं तुम्हारा ईस्ट में होता है, ठीक है। मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ये किसमें होता है, इस जो बडिंग होता है, मुकुलन मतलब जो तुम्हारा बडिंग होता है, ठीक है, बडिंग जो मुकुलन जो टूट के खंडों में जो होता है, खंडों द्वारा जनन होता है, ठीक है, खंड खंड वाले जनन होता है ना, इष्ट में होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अंड प्रजनक होता है, जो अंडे देने वाले होते हैं, अंडे देने वाले कौन कौन से होते हैं, तो सभी अंडे ही देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंड प्रजनक का मतलब वही होता है, वो एनिमल जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उसको अंड प्रजनक कहा जाता है, ठीक है। बातें समझ में आई। स्तनधारी किसे कहते हैं, जो बच्चे देते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन अंडे देने वाले जिसको अंड प्रजनक कहा जाता है। बातें समझ में आई, बताओ क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखना, निम्न में से कौन से एक लिंगी होते हैं, देखो क्या दिया, एक लिंगी की बात किया है, इसमें क्या हो जाएगा, पपीता, पपीता में क्या होता है तुम्हारा मेल प्लांट अलग होता है, तुम्हारा फीमेल प्लांट क्या होता है, अलग होता है। लेकिन गुड़हल सरसों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल क्या होता है, एक ही में होता है। नेक्स्ट देखना, अगला प्रश्न तुम्हारा, ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा खत्म हुआ।
ये तुम्हारा पहला चैप्टर यहां तक था, यही तक था ना। यहाँ तो तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो ये तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर देखेंगे। ये कहाँ से आ गया, देखिए एक मिनट रुकना बस, इसको फिर से ले लेते हैं स्लाइड को, वो फिर से ले लेते हैं स्लाइड को, टेंशन मत लो, ओके। ठीक है, समझ में आया, सही है। चलो ये हो गया, यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, ओके। क्या हो गया, ये यहाँ से सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पहला क्वेश्चन। अभी हम लोग ने पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। पहला चैप्टर का मैंने बताया 1 से 5 तक सभी कराऊंगी। ये हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर। क्या है इसमें, कोरेला निम्न में से क्या है, तो कोरेला की बात करें, ये निम्न में से क्या है, सवाल है, ठीक है। कोरेला जो होता है थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बार बार बैकग्राउंड ऐसे क्यों आ रखा है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। निम्न में से कौन सा जली जंगली घास, अगर इसकी बात करें, ठीक है, निम्न में से क्या है, कौन सा वैसे ही करा देते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, जैसे आ रहा है वैसे ही करा देते, टाइम कम हुए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऐसे ही करा देते। निम्न में से कौन सा जंगली घास है, ठीक है, ध्यान देना क्या पूछ रहा है इसमें से, जलीय जंगली घास है, ठीक है, जल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ट्रापा, जलकुंभी और हाइड्रासो नंबर क्या, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रापा और हाइड्रा ये दोनों क्या है, जलीय जंगली घास होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है,
अगला क्वेश्चन दिया है स्त्री दल चक्र पुष्पों का बना होता है, तो इसमें क्या है उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें जो स्त्री दल होता है, जो पुष्प अगर बात करते हैं, जो आपका प्लांट होता है पुष्प की बात करते हैं, स्त्री दल चक्र की बात करते हैं, जो फूल प्लांट होता है, ठीक है, जो फीमेल प्लांट फूल होता है फ्लावर की बात करते हैं। फूल तो सबने देखा होगा, सबका देखा होगा, तो इसकी बात करते हुए तो स्त्री दल चक्र पुष्पों का बना होता है, तो इसमें उपरोक्त सभी की बात है। जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, ये सभी क्या होते हैं आपका स्त्री मतलब जो फीमेल फ्लावर होता है उसकी होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ईस्ट में से प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, ठीक है। ईस्ट में से प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा मुकुलन, अभी मैंने पढ़ाया था, क्या हो जाएगा इसका मुकुलन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो युक्तांडपी कहलाता है, ठीक है, युक्तांडपी कहलाता है। ओके, युक्तांडपी कहलाता है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बार बार बैकग्राउंड ऐसे ही हो रहा है, मैं क्या करूं इसके लिए, कोई नहीं ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ लो, टेंशन मत लो। टैपलेट कोशिका क्या दर्शाती है, तो ये बात करती है एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन को दर्शाती है, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं इसका, ठीक है, जो समझाने वाला होगा उसको अच्छे समझा देंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है, देखो आगे क्या, जलोद्भिद का मतलब भी यही होता है जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है, जलोद्भिद का मतलब यही होता है। तो हमको पता है शीशम जो है ये स्थलीय प्लांट है, स्थल में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है जल की बात कर रहा है कि जल में कौन सा प्लांट पाया जाता है। नागफनी क्या है हमारा, पूरे बात करें ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। नागफनी जो कटीला होता है जिसकी पत्तियां जो होती है कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है, वही नागफनी, ठीक है। एकेसिया भी नहीं होता, ये भी आपका मरुस्थल में पाए। लेकिन जो सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा की बात करें, ये आपका क्या है जलीय प्लांट होता है सिंघाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पराग भित्ति होती है, क्या होती है, द्विस्तरीय होती है, इसमें दो स्तर पाए जाते हैं, कौन कौन सा होता है ये भी सुन लो। अगर दो स्तर की बात करूं तो ये आपका क्या होता है, इसकी बात करूं तो ये आपका एग्जाम इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है। बाहरी लेयर को बोलते हैं हम लोग एग्जाइन और आंतरिक लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है, आंतरिक लेयर को बोलते हैं इंटाइन। तो ये हमारा क्या हो, इसकी बात करते हैं तो जो पराग भित्ति इसमें दो लेयर पाई जाती है, दो इस तरीका होता है, ठीक है। पराग भित्ति जो होती है इसमें दो लेयर पाया जाता है, एक हमारा क्या होता है द्वि मतलब एग्जाइन होता है जो बाह्य भित्ति होती है, दूसरी आंतरिक भित्ति आंतर भित्ति होती है, ठीक है, आंतरिक स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है वेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं, वेलिस्नेरिया के पुष्प क्या होते हैं, ये जल परागित होते हैं, जल में पाए जाते हैं, ध्यान देना ये क्या होता है जल पर। देखो परागण क्या होता है, तुम्हारी बात की जो पौधों में पॉलिनेशन है तो तुम्हारा स्वपरागण होता है, तुम्हारा परपरागण होता है। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जो स्वयं हो जाए, ठीक है, किसी प्लस स्व, देखो दो प्रकार से होते हैं, ध्यान देना। एक तो तुम्हारा क्या होता है स्वपरागण, ठीक है, स्वपरागण मतलब जो स्वयं से हो जाए परागित, ठीक है, स्वयं परागित। लेकिन अगर वही तुम्हारा परपरागित की बात करें, अगर परपरागित की बात करें तो इसमें क्या होता है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्यान देना, इसमें क्या होता है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होता है किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसको परागित होने के लिए क्या होता है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या है वेलिस्नेरिया में जल के माध्यम से क्या होता है, इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। बातें समझ में आई, क्लियर, इतनी पॉइंट है, बताओ क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है अनुमिल्य परागण, ठीक है, मिल्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है, ध्यान देना, इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात कर दे इससे क्या हो जाएगा, इसमें स्वपरागण होता है। अभी जस्ट मैंने बताया स्वपरागण किसे कहते हैं, तो स्वपरागण उसे ही कहते हैं जिसमें क्या होता है पॉलिनेशन की क्रिया जो होती है इसमें स्वयं हो जाए, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े। जो निषेचन की क्रिया होती है पौधों में निषेचित होता है, क्या बनता है फ्रूट्स बनता है, जो हम लोग खाते हैं सीड बनता है, ये सबकी क्रिया किससे शुरुआत होती है, तो शुरुआत किससे होता है निषेचन से ही होता है, ठीक है।
सबसे पहली क्रिया जो होती है निषेचन की, उसमें क्या क्या मेल प्लांट से हमारा पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन है वो आता है, फिर निषेचित होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, उसके बाद ये क्या होता है, तो इसमें क्या अनुमिल्य परागण क्या होता है वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, तो उसमें स्वपरागण होता है। ध्यान देना, स्वपरागण पर परागण, यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत प्रकार से होते भी हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पी पौधों में नए युग्मक का निर्माण किसके माध्यम से होता है। क्या बोल रहा है कि जो पुष्पी पौधे होते हैं, जो फूल वाले पौधे, उससे नए युग्मक का जो निर्माण होता है किसके माध्यम से होता है, तो इसकी बात करते हैं, इसमें जो जनन कोशिका जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसके माध्यम से होता है। अब नया कोशिका का निर्माण होगा तो क्या, जो जनन कोशिकाएं होती है जब जनन करती है, रिप्रोडक्टिव करती है, रिप्रोडक्शन करती है, मतलब कोशिका का विभाजन करती है। ध्यान देना, एक कोशिका है, इससे टूट के 2 बना, 4 बना, 6 बना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब ऐसी सारी कोशिकाएं बनती हैं तो किसके माध्यम से बनती, तुम्हारी जनन कोशिकाओं से बनती हैं। क्लियर इतनी बातें, बताओ इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। समझ में आ रही बातें, प्रॉपर समझ में आ रही है। ये 2 कलर के बैकग्राउंड है ना, कोई नहीं, अभी मैं सही करूंगी ना तो काफी टाइम लग जाएंगे, इससे अच्छा तुम लोग क्वेश्चन कर लो, पूरे क्लासेस कर लो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि तुम्हारा है, ये सेकंड चैप्टर का चल रहा है, ध्यान देना, सेकंड चैप्टर का, अभी इसके बाद अभी 3 चैप्टर और है। ठीक है, फटाफट कराऊंगी, सारे इंपॉर्टेंट लेके, ऐसा नहीं कि पूरा बुक उठा के लेके आए, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट कर लेते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो ये क्या करते हैं, ये गुरु बीजाणु ही बनता है। ठीक है, गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है इससे क्या बनता है, हमारा गुरु बीजाणु ही बनता है। सही है, क्लियर इतनी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है, भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, द्वितीयक केंद्रक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है। समझ में आया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो किसका पुष्पासन खाते हैं, सेब का। सेब जो हम लोग खाते हैं ना, जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ध्यान देना, जो सेब हम लोग खाते हैं उसमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा, क्योंकि क्या होता है, अगर तुम लोग सेब काट के रख दो, ठीक है, थोड़े टाइम के रख दो, क्या होते हैं, काले होने लगते हैं। ठीक है, लोहे की तरह से नहीं तो मूर्छा लग जाना, वैसे होने लगते हैं, डार्क ब्राउन। तो उसमें क्या होती है, आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो सेब खाते हैं उसमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ठीक है, सेब को कट करके रख दोगे ना, थोड़े टाइम बोलेगा पूरे काले हो जाते हैं। ठीक है, तो यही वजह से लोहे की कढ़ाई में जब सब्जी बना दो, ठीक है, लोहे की कढ़ाई में जब सब्जी बना तो उसमें सब्जियां क्या होती हैं, काली काली होती हैं, लेकिन वो काफी बहुत अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट होती है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। आयरन मतलब खून बढ़ाता है। ठीक है, आयरन मतलब हमारे बॉडी में हमारे जो ब्लड होता है उसमें क्या होती है, आयरन ही तो होता है ना। अब उसकी कलर रेड किसकी वजह से होती है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। ठीक है, तो सेब क्या होता है, तुम्हारा पुष्पासन वाला भाग होता है, ध्यान देना। अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन नर युग्मक के से संयोजन कर भ्रूणकीय बनाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नर युग्मक संयोजन करके भ्रूणकीय बनाता है। इसमें क्या आ जाएगा, बात करें तो सहायक होती है, जो हेल्पर सेल होती है, हेल्पर कोशिका जो सहायक कोशिकाएं होती है, यही बनाता है। ठीक है, यही क्या बनाता है, नर युग्मक से तुम्हारा संयोजन करके जुड़ के और तुम्हारा भ्रूणकीय बनाता है। क्लियर है बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या है। ठीक है, आवृत बीजी तो यार इसमें क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इसी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 2n है कि 3n है कि क्या है। कभी एक जगह क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि वहां पे क्या होती है, तुम्हारी 7 कोशिकाएं होती है, 8 केंद्रक होते हैं, मतलब 7 कोशिका में क्या होते हैं, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हारे में आता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है। ध्यान देना, ये पूछा है नहीं होता है, वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो जो सैल्विया होता है इसमें कीट परागण होता है। ठीक है, जो सैल्विया में क्या होता है, वायु परागण नहीं होता, बल्कि इसमें कीट के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा इसमें पॉलिनेशन की क्रिया होती है। और ये सब किसमें आते हैं, तुम्हारे पर परागण में ही आते हैं। ठीक है, पर परागण में तुम्हारे बहुत आते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा पर परागण होता है, पर परागण में तुम्हारे बहुत होते हैं। ठीक है, कीटों के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। मतलब पर परागण का मतलब भी यही है कि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसी हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं होता है। ठीक है, तो सैल्विया में किसके द्वारा होता है, तुम्हारा कीटों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि बीजचोल खाया, किसका हम लोग बीजचोल खाते हैं। ठीक है, बीजचोल मतलब यहाँ पे तुम्हारा मान लो सीड है, ठीक है, सीड है, इसके बाहरी कवर को खाते हैं, ठीक है, इसके बाहरी कवर को खाते हैं। तो इसमें शरीफा दिया है, सेब दिया है, नारंगी दिया है या फिर इनमें तो शरीफा पता है ये पुष्प वाला भाग है, नारंगी भी नहीं है, इसका शरीफा जो है इसका बीजचोल खाया जाता है। ठीक है, शरीफा हम लोग क्या खाते हैं, बीजचोल खाते हैं, ना कि उसकी बाहरी परत खाते हैं, ना ही उसका बीज खाते, बल्कि उसके ऊपर वाला जो बीजचोल होता है ना वो खाते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। समझ में आ रही ना इतनी बातें, बताओ। अगला प्रश्न है भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, बताओ। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो तुम्हारा ए और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3n भी होता है और n भी होता है। ठीक है, 3n भी और n भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, यहां से तुम्हारा ठीक है, यहाँ तो तुम्हारा सेकंड चैप्टर था, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे थर्ड चैप्टर में। यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा थर्ड चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, यहां से तुम्हारा थर्ड चैप्टर, ठीक है, यहां से तुम्हारा थर्ड चैप्टर का पहला क्वेश्चन है मानव जनन का। ओके, यहां से तुम्हारा थर्ड चैप्टर देख यह है कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तुम्हारा विषण में पाई जाती है, जो टेस्टिस होता है ना मेल में। ठीक है, ध्यान देना, सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ये मेल में पाई जाती है। मेल में जो टेस्टिस होता है, विषण होता है, उसमें क्या होती है, तुम्हारी सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। बातें समझ में आई, क्लियर इतना, बताओ। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकन पुटी कहाँ पाया जाता है। ग्राफिकन पुटी की बात करें तो ये कहाँ तुम्हारा मानव अंडाशय में पाया जाता है। जो ग्राफिकन पुटिकाएं होती है ये तुम्हारे मानव अंडाशय किस में होता है, तुम्हारे फीमेल बॉडी में होता है। ध्यान देना, अगर ग्राफिकन नलिका पूछे या फिर अंडाशय, अंडाशय तुम्हारे किस में होता है, ये तुम्हारे फीमेल में, फीमेल बॉडी में होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी में होता है, समझ में आया, ये किस में होता है, तुम्हारा फीमेल बॉडी में ग्राफिकन पुटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है गर्भाशय किससे संबंधित है, तो ये क्या है, मादा और स्त्री जनन तंत्र से। ठीक है, मादा और स्त्री जनन तंत्र से क्या है तुम्हारा गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय की बात करें तो तुमको पता है नर जनन तंत्र नहीं होगा। ठीक है, मेल बॉडी नहीं होगा, पादप की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इस चैप्टर में पादप कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मादा मतलब स्त्री में होता है, क्या होता है गर्भाशय, क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे वही पैदा करते हैं। अब तुम मत कहना कि आदमी लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन उसमें गर्भाशय नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गर्भाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडों की उत्सर्जन होता है। ठीक है, मतलब जो उनकी बात करें, जो मासिक चक्र होते हैं वो क्या होता है, अंडा का उत्सर्जन होता है। जब अंडा फ्यूज नहीं हो पाता है ओवा, तो क्या होता है, तुम्हारा मासिक चक्र होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं। क्लियर है बातें। तो ये बोल रहा है कि उसके एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि पूरा जीवन काल अंडा उत्सर्जित होता है, ऐसा भी नहीं है। एक मैक्सिमम टाइम होता है कि इस इतने ईयर से इतने ईयर तक क्या होता है, अंडा उत्सर्जित होता है। ओके, तो अंडा उत्सर्जित क्यों होता है, तो ये बात करें, जब ये अंडा उत्सर्जित फ्यूज होता है स्पर्म से, तो उसके बाद क्या होता है, प्रेगनेंसी क्रिएट होती है, फिर बच्चे होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये एक स्पेसिफिक टाइम से ही होता है, ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, लड़की हुआ तो उसको अंडा उत्सर्जित होने लगा, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एक मैक्सिमम टाइम पे होता है। तो ये दिया है कि पूरे जीवन काल में बस 400 अंडे होते हैं। ठीक है, 400 अंडे ही उत्सर्जित होते हैं पूरे जीवन काल में। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कितने अंडे उत्सर्जित होते हैं, तो 400 अंडे ही उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन आंतरिक होता है, किसमें होता है, तो तारा मछली जो होता है इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, शरीर के अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, अब बात करें मेढक की बात करते हैं यहीं पे, तो ये बाहर निषेचन होता है, मतलब शरीर के बाहर उसके बच्चे पैदा होते हैं, शरीर के बाहर उसके बच्चे क्या होते हैं, उसके बच्चों का क्या होता है, उसका जो बस अंडा दे देता है, फिर उसका जो बात करते हैं ग्रोथ होता है, डेवलप होते हैं, वो सभी शरीर के बाहर होते हैं। जैसे मुर्गी नहीं है, मुर्गी अंडा दे दी, उसके बाद पूरे 1 महीने तक अंडे को सेती है, उसके बाद उसमें से चूजे निकलते हैं ना। लेकिन क्या है, मनुष्य वगैरह में देखो, स्त्री में देखो, तो उसमें पूरे एक वेल डेवलप क्या कहते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो निषेचन आंतरिक का बाद या फिर बाह्य निषेचन का यही मतलब है कि किसके बॉडी से क्या करे, पूरा विकसित क्या करे, एक बच्चे पैदा हो,
तो ये किसमें होता है, अनिषेचक, आंतरिक, आंतरिक मतलब शरीर के अंदर की बात कर रहा है। तो तारा मछली में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, मतलब इतने में से बात कर रहा है, ठीक है, कि हड्डीदार मछली, शार्क मछली उभयचर, तो इसमें नहीं होता है। उभयचर तो पता है, एम्फीबियन होता है, मतलब मेढक होता है, ये शरीर के बाहर होता है, शार्क में भी नहीं होता और हड्डीदार मछली में भी नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। तो बात करते हैं, तुम्हारा मनुष्य में होता है, ये पता है, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं दिया है, सिर्फ मनुष्य दिया है, तो इसका भी ले लेंगे। चिंपैंजी में भी होता है, बंदर, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो पूर्वज होते हैं, हम लोग कहते हैं ना बंदरों से रिलेटेड है, तो इन लोग में भी क्या होता है, मासिक स्राव होता है, मासिक चक्र इनमें भी होता है। तो इसमें से सभी हो जाएंगे, ध्यान देना है, बस मनुष्य छाप के मत आना, मैं कि मनुष्य चाहे चिपका दिया लिख के, बार बार कहती हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक निर्माण की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है, ठीक है, युग्मक जनन कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखो परिपक्व शुक्राणु की बात करें, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसके बाद तो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होता है, एक टोपी नुमा संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम है, क्या बोलता है इसको, एक्रोसोम कहा जाता है। और हमको पता है जो मेल बॉडी में होता है, ठीक है, मेल बॉडी में क्या होता है, तुम्हारे शुक्राणु होते हैं, इसमें 3 पार्ट होता है। एक तो तुम्हारा क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, और तुम्हारा क्या होता है, एक मिडिल पीस होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है, टेल होता है, ठीक है। हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है, ये तुम्हारे क्या होता है, एक शुक्राणु का तुम्हारा एक पूरी, इसमें जो टोपी नुमा संरचना होती है, इसको क्या संरचना है, उसे क्या कहते हैं, तुम्हारा एक्रोसोम होता है, ठीक है, एक्रोसोम कहा जाता है। और एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, तो जो ओवा होता है, इसकी जो बाहरी लेयर होती है, ओवा की बात करें, इसकी जो बाहरी लेयर होती है, ये तुम्हारी फीमेल बॉडी में पाया जाता है, ठीक है, फीमेल बॉडी में। तो इसकी जो बाहरी लेयर होती है, इसको रप्चर करने का, तोड़ने का कार्य कौन करता है, तुम्हारा एक्रोसोम करता है, ठीक है। और ये तो जो इसका जो पूंछ होता है, ठीक है, ये जो पूंछ होता है, इसको मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आया, क्लियर है बातें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, ठीक है, संभाग है, मतलब उसका इसका भाग है। तो ये मानव शुक्राणु, अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया, इसलिए मैं इसे देखो, इसलिए डिटेल क्यों बताती हूँ कि तुमको समझ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसको दे सको, अच्छे से उसको बता सको, ठीक है। तो यही फिर पूछ दे, एक्रोसोम में से किसका भाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का भाग है, अभी जस्ट मैंने बताया ना, सिर का भाग है। इसलिए अच्छे से पढ़ा करो, क्वेश्चन जब बताते तो उसको ध्यान से पढ़ लिया करो वहीं पे, ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ूंगा या फिर इतना, अरे जब जो चीजें मिले उस टाइम बटोर लिया करो, ज्ञान की जितनी चीजें मिला करे, जिस टाइम मिला करो उस टाइम ले लो, उसके लिए ये नहीं कि बाद में पढ़ूंगा या फिर इस टाइम, अरे कहीं टाइम नहीं आता, जब मिला तब नहीं लिया तो फिर कब लोगे, हाँ। जब चीजें जिस टाइम मिल रही है, अगर उस टाइम नहीं लोगे ना, फिर उसके लिए कोई टाइम आने वाला ही नहीं है, ठीक है। बार बार कहते जो टाइम जब मिले, जब भी चीजें मिल रही है तब उसी टाइम पढ़ लो, उसी टाइम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि उसके बाद उसका टाइम आएगा ही नहीं, उसके लिए तुम टाइम निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। मैं सोचती हूँ ये चीजें बाद में पढ़ लूंगी, लेकिन उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं आएगा, पूरे महीने बीत जाएंगे, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए दोबारा टाइम नहीं आने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, जिस चीज के लिए जब टाइम मिले, मतलब जब टाइम का मतलब जो चीजें जब मिल रही है, अभी तुम क्लास देख रहे हो, उसी टाइम दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये चीजें हैं। कमेंट वगैरह मतलब वहां पे क्या करो, जो चैट वगैरह उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। हाँ इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, उसको दे दो, तुम अगर मेरे बताने से पहले तुमको ऑप्शन का आंसर मिल रहा है तो उसको दे दो, ठीक है, फटाफट दे दो। लेकिन हाँ उसमें चैट में इससे बात करो, उसे ये सब मत करो, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम तुम्हारे पास है, इसके लिए बहुत टाइम आएगा, बहुत कर लेना, लेकिन अभी पढ़ लो, क्योंकि जो टाइम जब मिल रहा नहीं लोगे ना, अब तुम कहोगे अभी तो बातें करने का टाइम मिला, लेकिन वो तो तुम बाद में भी कर सकते हो ना, जब एक बार सक्सेसफुल बन जाओगे, पैसे वाले में तो बहुत कुछ बन जाओगे, उसके बाद तो हो सकता है, लेकिन ये बाद में थोड़ी ना आएगा। तुम्हारा 12th का एग्जाम थोड़ी ना बार बार आने वाला है, पूरी जिंदगी तो 12th का एग्जाम दोगे नहीं, है ना। तो जो चीजें जब पढ़ाई जा रही है उस टाइम पढ़ लो, उसके लिए बाद का टाइम मत निकालो कि बाद में पढ़ लूंगा, इस टाइम पढ़ लूंगा, अगर नहीं आएगा टाइम, नहीं आने वाला जिंदगी में, तुम करके देख लो, फॉलो कर लो। जो चीजें जिस टाइम पढ़ाई जा रही है, अगर उस टाइम नहीं पढ़ा तो फिर जिंदगी में और तुम्हारा टाइम आने वाला ही नहीं है। ओके चलो, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला दिया है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। ध्यान दो, एक्रोसोम पे कितनी बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, देख लो कितनी दफा क्वेश्चन तुम्हारा घुमा घुमा के पूछ रखा है, ठीक है, कितनी दफा क्वेश्चन ये घुमा घुमा के पूछा है।
अब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसमें क्या होता है, गाल्जी काय होता है। ठीक है, क्या होता है, गाल्जी काय। हमारे एक्रोसोम जो होता है वहां पे गाल्जी काय, ये गाल्जी काय का ही निर्माण होता है। ठीक है, गाल्जी काय होता है। समझ में आई बातें, बताओ इतनी बातें समझ में आई, क्लियर इतनी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बात करते हैं इसके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। इसमें बोला है गर्भाशय के स्तर का प्रत्यारोपण। ठीक है, प्रत्यारोपण मतलब फिर से उसको रोपित करने का कार्य को ब्लास्टोसिस्ट करता है। ठीक है, मरोला युग्मक गैस्ट्रुला नहीं, लेकिन ब्लास्टुला क्या होता है, जैसे नहीं, अगर तुम लोग IVF मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग प्रयोगशाला में तो करा देते हैं, क्या लिया, स्पर्म लिया। ठीक है, स्पर्म लिया और प्लस ओवा लिया। ठीक है, ओवा लिया, इसको फर्टिलाइज कराया, इसमें जाइगोट बनाया। ठीक है, क्या बनाया, इसमें जाइगोट बना दिया। इसके बाद जब इसका जब सेल डिवीजन करे तो जब ब्लास्टोसिस्ट फेज आता है। ठीक है, इसका सेल डिवीजन करके जब ब्लास्टोसिस्ट फेज आता है तो इसको क्या करते हैं, तुम्हारा फीमेल बॉडी में, फीमेल के गर्भाशय, फीमेल बॉडी में इसको प्रत्यारोपित कर दिया। प्रत्यारोपित मतलब फिर से उसको रोप देना। प्रत्यारोपित का मतलब क्या है, फिर से उसको रोप देना, फिर से उसको रोपित कर देना। तो यही बात कर रहा है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपित फेज कहा जाता है। क्लियर है बातें, समझ में आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अपरा मतलब प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा हमारा क्या होता है, तो बात करते हैं ये मानव शरीर में जो बच्चे से, जो बच्चा होता है ना, जो मान लो ये तुम्हारा फीमेल है। ठीक है, बना देती हूँ ऐसे, मान लो ये तुम्हारी फीमेल बॉडी है, ये उसका पेट है। ठीक है, ऐसे समुद्र में दिमाग, मतलब अगर मान लो यहाँ पे बच्चा है। ठीक है, तो ये माँ के गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य करता है, मतलब बच्चा जो होता है, जो पेट में जो बच्चे होते हैं महिला के, तो इसको क्या करा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, फूड की उपस्थिति। ठीक है, भोजन मतलब खाना तो खाएगा नहीं लेकिन उससे एनर्जी तो पा सकता है ना, और उसको जो भी मतलब शरीर के बाहर निकालना, मतलब जो भी क्रिया होती है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही होती है। इसमें जितनी भी क्रियाएं फंक्शन होती है, जो महिला के शरीर में जो उसके बच्चे होते हैं उसके जितनी भी क्रियाएं होती है, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो सभी क्या होती है, अपरा के द्वारा ही होती है। तो बोला इसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण क्या होता है, कोरियन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इसमें कोरियन के द्वारा होता है। बातें समझ में आई, किसके द्वारा होता है, कोरियन के द्वारा होता है। क्लियर इतनी बातें। अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। चलो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां। ठीक है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन, ध्यान सुनो क्या बोला, रक्त तथा परिवहन का तंत्र उद्भव, उद्भव मतलब उसका कैसे विकास होता है, कैसे कैसे उसका शुरुआत होता है, कैसे उद्भव होता है, कैसे उद्गम होता है। इसका क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, सॉरी एक्टोडर्म नहीं, मीजोडर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मीजोडर्म। जो हमारे बीच की, देखो पता है कि हमारी 3 लेयर होती है। कौन कौन सा होता है, तुम्हारा एक्टोडर्म होता है, और तुम्हारा क्या होता है, मीजोडर्म होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, इंडोडर्म। ठीक है, 3 लेयर क्या होती है, हमारी होती है। ओके, तो बोला है कि जनन परत, जब हमारी, जब भ्रूण में, जब प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब बच्चे का विकास होता है, भ्रूण की बात करें, जब बच्चे का विकास होता है तो उस समय कौन सा लेयर क्या होता है, किससे क्या बनता है, कौन सी बॉडी, तो जो मीजोडर्म है। ठीक है, उसमें 3 लेयर होती है। तो मीजोडर्म से क्या होता है, हमारा क्या बनता है, तो रक्त बनता है, मतलब ब्लड बनता है, और परिवहन तंत्र किससे बनता है, हमारे मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, जब भ्रूण विकास होता है, जब भ्रूण में जब विकास होना स्टार्ट होता है बच्चे का, तो उस टाइम जो मीजोडर्म से क्या होता है, रक्त का, ब्लड का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तीनों लेयर का अलग अलग फॉर्मेशन होता है, किसी से स्किन बनता है, किसी से हार्ट बनता है, ये सभी अलग अलग होते हैं फंक्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण किससे रहता है, एमनियोटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं, अभी 2 चैप्टर पढ़ना बाकी है। ठीक है, 2 चैप्टर का क्वेश्चन अभी पूरा लगाना है, तो थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो एमनियोटिक गुहा में क्या होता है, संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो एंड्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा होता है। किसका बात करते हैं, शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है, एंड्रोजन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है। जो कॉपर टी होता है ये किसके बाद, जो प्रेगनेंसी क्रिएट होने, जैसे मेडिसिन होता है, तो इसी तरह कॉपर टी भी क्या होता है, मेडिसिन होता है। ये क्या करता है, बात कर सकते हैं, ये निषेचन, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने का कार्य करता है, निषेचित होने से रोकने का कार्य करता है कॉपर टी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आपका
सॉरी, यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका अगला चैप्टर स्टार्ट है कि उसी में है ना। चलो अगला है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या होती है, इसमें मृत्यु की संख्या जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो मोरालिटी बोलते हैं, ठीक है। मोरालिटी बोलते हैं कि किसी एक निश्चित समय की बात करते हैं एवं निश्चित स्थान की बात करते हैं, आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। यहाँ से अपना नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चौथा चैप्टर है आपका, ठीक है। अच्छा उसी में है, उसके बाद से आपका आ जाएगा 48, ये आपका उसी में है, ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग बन गया है, चलिए उसी में है, ठीक है, ये आपका तीसरे चैप्टर में है। ओके, तो ये क्या है, इसको मोरालिटी बोलते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, देखो ये एक बार फिर समझ लो कि किसी, मान लो ये क्या बोला कि किसी खास समय में, एक निश्चित समय, मान लो इतना एरिया है तुम्हारा, मान लो गांव है, शहर, कॉलोनी, जो भी है, एक एक जगह है, ठीक है, क्या है, एक जगह करा है, ठीक है, इतना है। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें मान लो बहुत सारे मैंने इंसान बना दिए, ठीक है, क्या क्या, बहुत सारे मैंने इंसान बना दिए, 4 ही नहीं बनाए, मान लो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये क्या क्या, बहुत सारा मैंने इंसान वगैरह मतलब सब कुछ बना दिया, पूरी एक पॉपुलेशन बना दिया अच्छे से। बोल रहा है कि खास समय और स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। इसमें बोला कि मरने वाली की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोरालिटी बोलते हैं। नेटलिटी मतलब वो तो जो बच्चे जन्म लेते हैं वो नहीं, ये क्या है तुम्हारा मोरालिटी बोला जाता है, ठीक है, जो मरते हैं बच्चे, उनकी जो मरती है जनसंख्या, उनकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कॉपर टी के प्रभावी अंतर गर्भाशय युक्ति का मुख्य कारण क्या है, मेन उसका कारण क्या, मेन पर्पज उसका क्या है, तो इसकी बात करते हैं, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, मतलब शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में क्या करती है, कमी कर देती है। गर्भाशय में कॉपर टी आयन जो होता है मोचित होने वाले शुक्राणुओं क्या करता है, ये क्रिया में वृद्धि कर देता है, जो भच्छा का मतलब उसको खत्म कर देता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता में भी कमी कर देता है। मतलब साफ बात इतना ही है, इसकी बस एक लाइन में बात करें तो प्रेगनेंसी क्रिएट करने में ये क्या करता है, इसको अवरोध प्रदान करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं करता, मतलब उसमें रुकावट प्रदान कर देता है, अवरोध प्रदान कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में अधिक होने को क्या कहते हैं, जनसंख्या अधिक होने को क्या कहते हैं, तो इनमें सभी आय की कमी होती है। मान लो, अगर मान लो, एक चीज ध्यान देना, अगर इतना तुम्हारा एक गांव है, ठीक है, इसमें क्या, अगर मान लो तुम्हारा घर ही है, इसमें पहले एक मम्मी पापा रहते थे, ठीक है, 2 लोग रहते थे, ठीक है, और इनके 2 बच्चे थे, लो 2 बच्चे बना दिया, ओके, 3 बना दिया, चलो 3 बना दिया, ठीक है, इतने लोग में रहते थे, इनका बढ़िया सा घर था, इतने में वो रह लेते थे, ठीक है, इतने में रह लेते थे। लेकिन अब किसके बाद क्या हुआ, ठीक है, अब इसके बाद इतना ही जगह था, इतने में रहते थे, इतना सारा घर हो गया। अब इनकी जब शादी वगैरह हुआ तो इनके क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हो गई, ठीक है, उतना ही है, लेकिन ये स्पेस क्या है, उतना ही बड़ा नहीं बना रही, चलो इतना ही बना रही, ठीक है, इतना ही स्पेस है इनके पास, अब इतना ही है, तो क्या हो जाएगा, इनके पैसे, जब जितना पैसा कमा के आ रहे थे उतने में तो खर्चा चल रहा था, उतने में बढ़िया से खा पी रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे इनकी क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, ठीक है, जैसे इनकी संख्या में वृद्धि हुआ तो क्या उसको खाने में दिक्कत होगी, उसको आय की कमी हो जाएगी। अब इतने जगह में 4 लोग रहते, लेकिन इतने शादी के बाद क्या हुआ, इनके 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए, तो सोचेंगे इतना छोटा सा और रूम बना दे, ठीक है, तो वही बोला कि इतने में इतने लोग रह रहे थे, तो वही बोला कि आय की कमी हो जाएगी, खाने की भी कमी हो जाएगी, जमीन की भी कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, कॉपर टी का कार्य क्या होता है, तो इसके बाद निषेचन को रोकने का कार्य करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी क्रिएट करने में क्या करता है, अवरोध प्रदान करता है, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, यौन संचारित मतलब सेक्सुअलिटी डिजीज कौन सा है, तो जो सिफिलिस है, ठीक है, सिफिलिस की बात करते हैं, ये आपका क्या है, यौन संचारित रोग होता है। क्लियर इतनी बातें बताइए, क्लियर है। अगला है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो बात कर सकते हैं इन विट्रो कहते हैं, ठीक है, बाहर निषेचन जो होता है, ये शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या बोलते हैं तो हम लोग, ठीक है, तो इन विट्रो होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है, तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा होता है, तो पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। क्लियर इतनी बातें बताइए। अगला प्रश्न चलते हैं, ठीक है, कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, क्या होती है, मादा जनन मार्ग में होती है, ठीक है, मादा जो जनन मार्ग होती है उसमें क्या होता है, प्राकृतिक जो कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो इसमें होती है, मादा जनन मार्ग में होती है। क्लियर है बातें, बताओ।
तुम लोग ना कमेंट के चक्कर में पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बार बार कह रही हूँ, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ कि अभी पढ़ लोगे, बाद में मत करो कि बाद में देख लूंगा, ये कभी टाइम नहीं आएगा, ठीक है। अभी तुम्हारे जो फालतू कमेंट वगैरह से तो ये मत दिया, ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया करो कमेंट में भर भर के कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर, ये क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके, क्लियर है बातें? बताओ अगला क्वेश्चन देखना, अगला देखना, निम्न में से कॉपर टी को रोकता है, तो बात करते हैं जो ठीक है आरोपण, सॉरी आरोपण नहीं हो जाएगा, ये क्या निषेचन को रोकता है, ठीक है, क्या होता है, ये निषेचन को रोकने का कार्य करता है। ओके, क्लियर इतनी बातें? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इसके बाद तुम्हारा आ गया अगला चैप्टर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ गया। ये दिया है तुम्हारा पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो बात करते हैं युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं, जो अनुवांशिकता जेनेटिक में, ठीक है। एक आपका दो चैप्टर है ना, एक अनुवांशिकता का विविधता का सिद्धांत है, उसका एक आणविक सिद्धांत है, दो चैप्टर है आपका, दोनों साथ में करा देते हैं, ठीक है। ये आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ से आपका अगला चैप्टर, ठीक है, यहाँ से आपका क्या है, फोर्थ चैप्टर है, लिख देते हैं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर। चलो, पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में मेंडल के परिपादित क्रिया होती है, मेंडल का परिपादित क्रिया क्या होती है, तो अनुवांशिकता का नियम है, ठीक है, सहलता का नियम नहीं, 10% का लॉ भी नहीं फॉलो करता, ये क्या करता है, सिर्फ अनुवांशिकता का नियम, मेंडल का नाम आ जाए तो अनुवांशिकता का नियम छाप के आ जाना, चिपका देना वहां पे, ठीक है। समझ में आई बातें? आगे चलना। अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा होता है, तो बात करते हैं लैमार्क के द्वारा, जो वंशागति की बात करते हैं, ठीक है, अर्जित गुणों को बात करते हैं, तो ये किस में आता है, लैमार्क का सिद्धांत के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं, जनक की बात करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो बताओ, ये मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, आपका फादर, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक, ठीक है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। क्लियर है बातें? बताओ अगला प्रश्न पे चलते हैं। मेंडल ने चयनित किया था, किसका किया था, चना को किया था, टमाटर को, पाइनस को, या फिर गार्डन मटर को? ध्यान देना, अगर दे दिया मेंडल ने किसको किया था, मटर दे दिया, फिर गार्डन मटर, तो आप किस पे करना, गार्डन मटर को किया था, ठीक है, ध्यान देना। गार्डन मटर को क्यों किया था, क्योंकि ये क्या था, आपका बहुत जल्दी इसमें फल फूल लग जाते थे, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मिल जाते थे, ठीक है, और बहुत जल्दी इसमें मतलब एक बहुत ज्यादा इसको जगह की जरूरत नहीं थी, बहुत इसको पानी की आवश्यकता, मतलब एक तरह से बहुत सूटेबल था, ठीक है, बहुत इसको आसानी से कर सकते, इसमें सारी क्रियाएं बहुत अच्छे से देखी जा सकती थी, और इसका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या, इसको अध्ययन बहुत अच्छे से किया जा सकता था। ओके, ऐसे बहुत सारे फल फूल, मतलब इससे बहुत सारे फूल निकलते थे, जिसमें आसानी से पॉलिनेशन की क्रिया कर सकते थे। अब चना थोड़ी ना कि छोटी सी पेड़ है, उसमें क्या क्या है, टूट गया पता ही नहीं चले, लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी होती थी, बहुत सारी फलियां निकलती थी, उसमें क्या सारी चीजें क्या होती थी, आसानी से हो जाता था, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, गार्डन मटर को ही चूज किया था। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, बताओ। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है, बताओ। मेंडल के नियम का कौन सा अपवाद है, मेंडल का नियम बोला है, इसका अपवाद क्या है, क्या बोला है, इसका अपवाद की बात कर रहा है, तो इसका क्या, सहलग्नता का जो नियम है, ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, ये ना प्रभाविता का ना प्रभावी दर्शाता है, ना अप्रभावी, ये क्या करता है, बीच का रिजल्ट दर्शाता है। सहलग्नता का अगर डिफिनीशन लिखना, तो ये क्या करता है, न तो प्रभावी होता है, ना ही ये प्रभावी होता है, ना ही क्या होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है, इस पे भी, ठीक है, ना ही ये प्रभावी होता है, ना अप्रभावी, ये क्या करता है, बीच का रिजल्ट निकालता है, इसलिए ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। सहलग्नता का जो नियम है, ये मेंडल का अपवाद है, क्योंकि ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F2 संतति की जो बाह्य लक्षणी, जो आपका फिनोटाइप है, ठीक है, फिनोटाइप की बात कर रहा है, ठीक है, बाह्य लक्षण, अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होते हैं, तो आपका बात करते हैं 1:2:1 का रेशियो आता है, ठीक है, कैसे आता है दिखा भी दे, चलो देख लो। देखो, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी लिया है, यहाँ पे स्मॉल टी लिया, ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे तो हमको सारे में यही मिलेगा, ठीक है,
सारे में यही मिलेगा, ये हमारा क्या होगा F1 जनरेशन हो गया, ठीक है, F1 जनरेशन। अब इसका फिर से इसका क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, फिर से देख लो अच्छे से, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं, ठीक है। अब इसका कराते हैं तो देखो क्या क्या मिलेगा हमको, सब में एक बार ये मिल जाएगा, ठीक है, एक बार हमको ये मिलेगा, एक बार करके देख लेना सब लोग, ठीक है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और लास्ट का हमको ये मिलेगा, ठीक है, लास्ट का हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका क्या करते हैं, एक अनुपात है, ये हमारा दो दो सेम हुआ, इसका क्या करते हैं, तो 2 हो जाएगा, ये हमारा अकेला, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा प्रभाविता का नियम, ठीक है, समझ में आया। तो ये हम लोग करके देख लेना। तो ये इसका बस मैं बता दी, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी ज्यादा है, तो इसका सारी चीजें मैं नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको इतना समझ लो कि ये पूछा है F2 पीढ़ी का, ध्यान देना, ये किसका पूछा है, आपका F2 पीढ़ी का पूछा है। तो ये हमारा जो रेशियो आता है, ये हमारा किसका आ जाता है, F2 पीढ़ी का आता है, ठीक है। F2 पीढ़ी में हमारा रेशियो ये आता है, F1 में हमारा क्या आता है, यही आता है, ठीक है। ये जो आता है हमारा F1 में आता है, ठीक है, ये हमारा F1 में आता है, और ये जो आता है रेशियो, ये सारी चीजें की बात होता है, ये हमारा किस में आता है, F2 पीढ़ी में आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, एक संकरण कॉस का फिनोटाइप पूछा है, यहाँ पे किसका पूछा, जीनोटाइप नहीं फिनोटाइप पूछा है, अनुपात होता है, तो ये अनुपात 3:1 का होता है, ठीक है। एक संकरण क्रॉस की बात बताए, तो यहाँ पे तीनों क्या, अगर बात करो सिर्फ फिनोटाइप पूछा, जीनोटाइप नहीं, तो इसमें सभी क्या होता है, ये आता है आपका, ठीक है, करके देखना, ये आता है, यही जो पूछ रहा है, ठीक है, अभी जो अभी मैंने किया था वही पूछ रहा है, लेकिन ये कैसे आता है ये भी देख लो, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ये तीनों क्या हो रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ये पूरी शुद्ध रूप से क्या है, छोटा है, बौना, ये शुद्ध रूप से बौना बड़ा है, लेकिन ये क्या है, ये संकर हाइब्रिड है, ध्यान देना, ये संकर हाइब्रिड है, ओके। तो ये तीनों क्या होता है, ये फिनोटाइप पूछा है। जीनोटाइप पूछता है तो इसका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 का होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है ना, बाह्य लक्षणी, ठीक है, हाँ चलो, ये पूछा है फिनोटाइप, अच्छा पूछा, देखो क्या बोल दिया यार, हाँ हाँ, ये एक संकरण क्रॉस का पूछा है, ठीक है, एक संकरण क्रॉस का पूछा है, फिनोटाइपिक अनुपात है, हाँ ठीक है, देखिए 3:1 का हो जाएगा। और ये जीनोटाइप पूछता तो इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप की बात बताए, जीनोटाइप का आपका ये हो जाता है, जीनोटाइप का आपका क्या अनुपात है, ये होता है, और फिनोटाइप का आपका ये अनुपात होगा, जीनोटाइप का अनुपात ये होगा, ध्यान देना, फिनोटाइप का आपका ये अनुपात हो जाएगा, जीनोटाइप का आपका वो अनुपात हो जाएगा। तो ये आपका फिनोटाइप ही पूछा है, एक तरह से ये आपका फिनोटाइप ही पूछा, बाह्य लक्षण मतलब फिनोटाइप, ठीक है। और अंतर लक्षण, जो लक्षण की बात बताए, ये आपका क्या होता है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, तो उसको लक्षण प्रारूप कहते हैं, मतलब फिनोटाइप, और जो जीन प्रारूप होता है वो आपका, ठीक है, लक्षण प्रारूप हो गया, जीन प्रारूप हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव रुधिर AB वर्ग में है, क्या है बताइए, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, क्या होता है इसमें, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अगर वही AB वर्ग की बात बताए तो AB में एंटीबॉडी क्या होता है, अनुपस्थित, हमको पता है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, A होता है, B होता है, और AB होता है, O होता है, ठीक है। मैं बार बार जितनी बार ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, लेकिन जितनी बार बताई मैंने ये बार बार बताया, ठीक है, ये चीजें मैं बार बार बताती हूँ कि जितने बच्चे मेरे डेली क्लासेस देखते हैं वो इनको एकदम रट जाए कि यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको करके आना है, ठीक है। तो 4 प्रकार का होता है, अगर इसमें फिनोटाइप की बात, या फिर जो आज हमारी क्लासेस पहली बार देखते हैं, ठीक है, हमारा क्लास जो पहली बार देख रहा है वो एक बार फिर से देख ले, और जो देखता है बार बार मेरी क्लासेस, डेली क्लासेस देखता है, उनको तो ये चीज याद हो गया होगा, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप हमारा 4 प्रकार का होते हैं, उसमें 6 प्रकार के फिनोटाइप। लेकिन जो बच्चे आज हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ, उनके एक बार ध्यान से सुन लेना, और जिसकी हो गया उसका रिविजन हो जाएगा, फटाफट तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। इसका फिनोटाइप के बाद इसका IA होता है, ठीक है, और क्या होता है, IA होता है और IO होता है। इसकी वजह से हमारा IB होता है और IB होता है, और इसका IO हो जाएगा। इसमें क्या होता है, IA IB, इसका क्या होता है, IO हो गया हमारा, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये हमारा क्या, जो अगर बात करें जीन प्रारूप कितना होता है तो 6 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप हमारा कितना, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और मानव रुधिर में AB वर्ग में क्या पूछा है, में होता है तो एंटीबॉडी क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है, एंटीजन भी नहीं होता, ठीक है, होता है। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, आगे लिखते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है, मानव में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है त्वचा का रंग, ठीक है।
ये क्या है, त्वचा का रंग हो जाएगा। ये बोला मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो त्वचा का रंग, क्योंकि बाल का जो रंग है ये हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाक का आकार वो होता है किसी का बड़ा छोटा, ये सभी का होता है, लेकिन मनुष्य में जो मात्रा तो जो हमको जेनेटिक रूप से मिलता है ये किस है, त्वचा का रंग ही है। आंखों का कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई कलर। बालों का रंग हम लोग कलर करवा ही रहे आजकल, ठीक है, सबने हाईलाइट करवा रखा है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो युग्म विकल्पी कहा जाता है, ठीक है, एलील कहा जाता है। एक जीन के जो विभिन्न रूप होते हैं, जो विभिन्न स्वरूप होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलील या फिर युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्लियर है बातें? अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो एपिस्टैटिस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि एक जीन का जोड़ा होता है दूसरे जीन के जोड़ों को क्या करता है, प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहा जाता है, तो एपिस्टैटिस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखना, ठीक है, ये हमारा आखिरी चल रहा है, इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन इसमें करेंगे, उसके बाद ये क्लासेस पूरी फिनिश हो जाएगी। हमारी जो ये ऑब्जेक्टिव का चल रहा था ये पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता, 20 क्वेश्चन और बचा, 20 क्वेश्चन और कर लीजिए। दिया है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण क्या है, तो हमारा बाल का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला है, ए भी हो गया, एक जीन के प्रारूप का है तो युग्म विकल्पी कहा जाता है, ठीक है। एक जीन का जोड़ा जो दूसरे प्रभाव को दर्शाता है एपिस्टैटिस होता है। अगला देखिए, ये आ गया, ए बी के रक्त समूह को क्या कहते हैं, तो इसमें मैंने बता दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी और सी दोनों होता है, मतलब बात करते हैं बहुअलील भी और सप्रभाविता भी, ठीक है, बहुअलील भी और सप्रभाविता भी जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, ए बी को होता है, तो इसको हम लोग दोनों कहते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, एक बालक का रुधिर, इसको कर लीजिए, मैं करके दिखाती हूँ कैसे होगा। एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, ध्यान दें, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, एक बालक है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बालक का बच्चों, ठीक है, ये क्या है, बालक का है, और उसके पिता का बोल रहा है, पिता का क्या बोल रहा है, पिता का बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा, तो हमको पता है बी का क्या होता है, आई बी होता है, और क्या होता है, आई बी और आई यू होता है, तो इसमें से बता दीजिए फटाफट। देखिए ये बात ध्यान दीजिएगा, ये आई बी आई यू, तो ये इसी तरह सीक्वेंस रहेगा, ये नहीं कि इसका ए कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं कि इसका आई बी हो जाएगा आई यू आई बी, ये बिल्कुल गलत है, इसका यही सही होगा, ठीक है, आई बी और आई यू होता है, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा क्या पूछा ये, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही, ये बिल्कुल गलत होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा, वो नहीं होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिसकी विभिन्न अभिव्यक्ति कहलाते हैं, ये आपका क्या होता है, एक स्थान पे जो रहने वाले जो उपस्थित होने वाले जो जीन होते हैं, ठीक है, उसमें विभिन्न अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, तो बहुअलील कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, बहुअलील, मल्टीपल एलील में कहा जाता है, ठीक है, एलील कहा जाता है। क्लियर इतनी बातें, बताइए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा, थोड़ा सा और कर लीजिए फटाफट। इनमें से कौन सा रक्त समूह स्वरभामिक है, ठीक है, तो वाला ओ, सर्वभौमिक मतलब क्या होता है, जो सबको खून दे सकता है, ठीक है, सर्वभौमिक मतलब, सर्वभौमिक मतलब यही होता है जो सबको क्या, जो सबको ब्लड क्या करे, रुधिर देता है, और सर्वग्राही मतलब क्या होता है, जो सबसे ब्लड लेता है, तो कौन सा होता है, ए बी, ठीक है, ये सर्वग्राही है, ये सर्वभौमिक होता है। सर्वदाता क्या है आपका, ओ ब्लड ग्रुप है, और सर्वग्राही क्या है आपका, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, मानव रुधिर ओ वर्ग में है, क्या है, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं, ये अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है, तो ये पता है, जो द्विसंकर क्लास फिनोटाइप की बात करें तो ये इसका ये होता है, ठीक है, 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1, ये बहुत लंबा है, इसको बताने से जो आपका पूरे ऐसे फ्लो चार्ट बना के करवाते हैं ना, पूरे ऐसे ऐसे 4, ठीक है, वो वाला है, ओके।
इसमें दो दो मतलब 4 प्लांट लेते हैं ना, दो दो की जोड़ी में। उसका फिनोटाइप मतलब बाह्य लक्षणी जो अनुपात अनुलक्षणी होता है, जिसका 9 संबंधित 3 संबंधित 3 ठीक है, 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 का होता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है Z और ZW किस तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, ठीक है, तो ये आपका सी में होता है, ठीक है, मोर में होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य में क्या होता है आपका एक्स और क्या होता है XY होता है, ठीक है। इसी तरह जो मोर होते हैं इसमें क्या होता है Z और ZW होता है। बहुत में क्या होता है आपका Z और ZO होता है, ठीक है। WW होता है, WO होता है, ये बहुत प्रकार के होते हैं, सबका अलग अलग लिंग निर्धारण होता है। तो हमको यहाँ पे मोर का पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला दिया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, पैक्टिनिन, ठीक है, पैक्टिन में जो होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिया है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो ये अभी मैंने बताया, ये रिपीटिंग हो पैक्टिन हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट है ट्राइसोमी, ठीक है। 2n+1 के कारण जो बच्चे मंद बुद्धि को होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। देखो डाउन सिंड्रोम हम लोग एक चीज और देते हैं, मंगोलियम जड़ता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मंगोलियम जड़ता, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। इसके ट्राइसोमी होने पे, ठीक है, 2n+1 हो जाता है, 2n+1 हो जाता है जो ट्राइसोमी थे। इसमें क्या होता है बच्चे मंद बुद्धि को होते हैं, उनकी कद छोटा होता है, मानसिक क्या उसके दिमाग होता है कम विकसित होता है, ओठे मुर्दरी व खुरदरी मोटी और खुरदरी हो जाती है, जो हाथ पैर की उंगलियां होती है छोटी होती है, मोटी होती है, बहुत सारे कारण होते हैं। ये आपका क्या होता है, इसको मंगोलियम जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि मंगोलियम क्या है, एक प्रजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है, इसकी प्रजाति है, वहां के लोग ऐसे होते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या करते हैं, मंगोलियम लिख देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको मंगोलियम जड़ता भी कहा जाता है। क्लियर इतनी बातें, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन। जो विभिन्नता होता है इसका सबसे मेन कारण किसको कहते हैं, उत्परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। मेन स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, टर्नर सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये इसमें 45 होते हैं, ठीक है। मतलब बात कर सकते हैं 46 की जगह पे क्या हो जाते हैं 45 हो जाते हैं। इनके गुणसूत्र में क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वही डाउन सिंड्रोम होता तो क्या होता है, वहां पे 46 की जगह पे क्या होता है 47 हो जाता है, एक क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती, मतलब यक्स हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बस एक ही रहेगा, मतलब एक ही कमी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है, तो ये ऑटोसोम संबंधित रोग है, ठीक है, ठीक है, ऑटोसोम संबंधित रोग है। इसमें क्या होती है, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, ये हमारा क्या है, एकदम कॉमा, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ना, ऐसे गोल गोल होते हैं ना, ये क्या होती है, ऐसे कॉमा आकार की हो जाती है, ऐसे कॉमा आकार की हो जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, हमारे जो शरीर में ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से क्या होती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इतनी खतरनाक है, क्योंकि हमारा जहां पे ब्लड जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी जो हमारा इस प्रकार का था, ये आरबीसी क्या हो रहा है, इस आकार की हो जाती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाते हैं, और इससे वजह से क्या होता है, हमारे शरीर हमको हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये ऑटोसोम संबंधित डिजीज होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दांत रक्त कोशिका अरक्तता संबंधित है, किससे है, प्लियोट्रोपी से, ठीक है, ये क्या है, प्लियोट्रोपी से, ठीक है, दांत रक्त कोशिका, इसको भी सिकल सेल एनीमिया ही कहते हैं। ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वाणांध है, ठीक है, वाणांध क्या होता है ये समझ लो। वाणांध का मतलब वही होता है जो क्या करता है, लाल व हरे रंग में, ध्यान सुनो, लाल व हरे रंग में, ठीक है, कितना अच्छी बात है ना, यहाँ पे रेड कलर से लिख लो या पीछे ग्रीन भी है ना, कितना मस्त बात है ना। लाल व हरे रंग में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को क्या होता है, उसको वाणांध। और इस व्यक्ति को क्या होता है, ड्राइवर, मतलब रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, सिग्नल की पहचान नहीं कर पाता, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए रेलवे में वाणांध व्यक्ति को ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये तो वाणांध क्या होता है ये बता दिया, अब क्वेश्चन क्या है ये समझ लो। तो दिया क्या है, एक दृष्टि वाली महिला को, एक सामान्य दृष्टि, मतलब एक सामान्य दृष्टि वाली महिला क्या है, यक्स है, ठीक है, यक्स समझ लो अच्छे से।
ठीक है, यक्ष यक्ष दिया है, परी महिला जिसके पिता क्या थे, वाणांध थे। तो मतलब ये क्या, अगर मान लो इसके पिता, अगर मान लो इसकी मम्मी क्या थी, ऐसी थे, और इसके पिता क्या थे, वाणांध थे। ठीक है, इस पे मैंने सी लगा दिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है, इसका मैं क्रॉस कराऊंगी तो क्या हो जाएगा, चलो मैं अभी करा देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। चलो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, इस पे हो जाएगा एक पे, और इस पे क्या होगा, ये सामान्य होगा, इस पे क्या होगा, ये लो, ये पुत्र क्या होंगे, इसके समान होंगे। ठीक है, पुत्र बिल्कुल समान, लेकिन पुत्री क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। ठीक है, ये इसके पापा है, इसकी मम्मी, ये मान लो इसके पापा मान लो, ये तो इसके पापा क्या थे, पूरी तरह से वाणांध थे। ओके, पूरी तरह से क्या था, इसके पापा पूरी तरह से वाणांध व्यक्ति थे। ठीक है, अरे यार ढंग से हो जाओ, चलो, इसके पापा क्या थे, पूरी तरह से वाणांध थे, जिसकी शादी क्या होती है, एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसमें होने वाले पुत्र एवं पुत्री की वाणांध के सामना क्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसका देख लो, अब इसका फ्लोचार्ट देखना, बढ़िया से बनाती हूँ। देखो, अब क्या है, ये स्त्री है। ठीक है, ये क्या है, स्त्री है। ठीक है, ये स्त्री है, ये स्त्री क्या थी, वाहक थी। इसका विवाह क्या हुआ, एक सामान्य पुरुष से होता है। ठीक है, ये हमारी स्त्री, इसका सामान्य पुरुष से होता है। अब देखो, इसके बच्चे में क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये दोनों सामान्य होंगे, ये भी क्या होंगे, सामान्य होंगे। मतलब इसका एक लड़की, ठीक है, ये जो है एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, लड़की क्या होगी, वाहक होगी, और लड़का क्या होगा, वाणांध होगा। और एक लड़की क्या होगी, सामान्य होगा, एक लड़का क्या होगा, बिल्कुल सामान्य होगा। तो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है, तब उसमें होने वाला पुत्र पुत्री मैंने अभी करके दिखा दिया, में वाणांध की संभावना में क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि इसके 50% क्या होंगे, पुत्र जो होंगे वाणांध होंगे, 50% पुत्र जो सामान्य दृष्टि वाली होंगे। ठीक है, मतलब वही मैंने अभी करके दिखाया, उसमें 50% जो पुत्र होते हैं वो वाणांध हो जाएंगे। मैंने यही अभी करके दिखाया ना, देखो यहाँ पे, देखो ये जो हुआ मैंने करके दिखाया अभी कि ये जो ये पुत्र क्या हुआ, वाणांध हो गया। ठीक है, और एक पुत्र क्या होगा, बिल्कुल सामान्य होगा। तो ये पुत्र की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है, 50% ये होगा, 50% वो होगा। क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा, बात करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी से कौन सा अनुवांशिक बीमारी होती है। अभी मैंने बताया 21वें जोड़ के ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम होगा। यहाँ पे क्या होता है, 46 की जगह पे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे 47 हो जाएंगे। ठीक है, 46 के स्थान पे 47 हो जाएंगे। क्लियर है बात है, यहां तक बातें समझ में आई, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वाणांध में रोगी नहीं पहचान पाता, जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया, इसमें लाल व हरा रंग में क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, क्लियर है बात है, बताओ अगला प्रश्न। इसमें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बता दिया। आगे चलना, ये हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है, ध्यान सुनो, ये हमारा अंतिम और आखिरी प्रश्न है। एक बार फिर सुनो, अगर तुम लोग को कोई भी अभी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी डाउट वगैरह नहीं समझ में आता है, या फिर रिवीजन नहीं कर पाए हो, तो तुम लोग अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाओ, उसको डाउनलोड करो, वहां से क्लासेस ज्वाइन कर लो। वरदान बैच या तो तुम्हारे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कॉल करके पता कर सकते हो कैसे ज्वाइनिंग करनी, क्या करने हैं, पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरा फुल प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बताओ। तो इसका आंसर दे दो सब लोग, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये हो जाएगा कि इनमें कौन से हीमोग्लोबिन की त्रुटि कारण। ठीक है, मैंने अभी बताया, इसमें जो हमारे रेड ब्लड त्रुटि के कारण जो होता है, इसमें ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके, बताओ। तो आज के लिए धन्यवाद, आज हमारी क्लास इतनी ही थी। ठीक है, आज के क्लास के लिए थैंक यू। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। और अगर आप लोग को ज्वाइन करना है बैचेस तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मिलते हैं किसी इसके आगे का चैप्टर लेके, इसके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे का चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, चलिए आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं।